नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मैथ सेक्शन के पूरे 35 क्वेश्चंस। सो ये पार्ट 3 है हमारी इस सीरीज़ का। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर जाके उन वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपनी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज की वीडियो का। डीए गिवन है हमारे सामने, अब देखते हैं डायरेक्शंस। ईच ईयर एसबीआई हैज़ टू फिल द वैकेंसीज दैट आर क्रिएटेड इन द बैंक। हर साल एसबीआई को वैकेंसीज फिल करनी पड़ती हैं जो बैंक में क्रिएट होती हैं। Some of these vacancies are filled by interdepartmental promotion and rest are filled by conducting an exam for fresh recruitment। अब इनमें से कुछ वैकेंसीज तो फील्ड हो जाती हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू, और बाकी जो बच जाती हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है फ्रेश कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट के लिए। Some of the fresh recruits don't join the bank and therefore their seats remain vacant। अब उन फ्रेश रिक्रूट्स में से कुछ बैंक ज्वाइन नहीं करते, जिस वजह से उनकी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। The chart given below shows the percentage of vacancies filled by interdepartmental promotion and the percent of the fresh recruits who joined the department। चार्ट में हमें गिवन है कि कितने परसेंट वैकेंसीज फिल्ड होती हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन से और कितने परसेंट फ्रेश रिक्रूट्स ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स ड्यू टू फ्रेश रिक्रूट्स हु डिडंट जॉइन द बैंक फ्रॉम 2012 टू 2016। और टेबल में हमें गिवन है एम्प्टी सीट्स कितनी रह जाती हैं जब फ्रेश रिक्रूट्स ज्वाइन नहीं करते बैंक को 2012 से लेकर 2016 तक। तो देखिए चार्ट में हमें ब्लू लाइन में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो प्रमोशन के थ्रू फिल्ड होती हैं उनका परसेंटेज गिवन है, और ब्लैक लाइन हमें शो कर रही है फ्रेश रिक्रूट्स कितना ज्वाइन करते हैं उसकी परसेंटेज। उसके बाद टेबल में हमें एम्प्टी सीट्स गिवन है कितनी रह जाती हैं 2012 से लेकर 2016 तक की। तो अब देखिए क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, अब देखिए हमें गिवन है कि 40% 2012 में जो है इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन से वैकेंसीज फिल्ड हो जाती हैं और बाकी 80% फ्रेश कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, और उनमें से 120 सीट्स एम्प्टी रह जाती हैं 2012 में। सो अब देखिए करते हैं सॉल्व इसको। तो अगर हम मान लें कि टोटल 100x वैकेंसीज थी 2012 में, इसमें से 40% फिल हो गई प्रमोशन के थ्रू, बाकी बची 60x। अब इसमें से 60x में से 80% ये फिल हो गई फ्रेश रिक्रूट्स के थ्रू। 60x का 80% ये आएगा 48x, इतनी हो गई फिल। बाकी बची हैं 12x, ये रह गई एम्प्टी। अब इसका हमें नंबर गिवन है वो है 120, इसको यूज़ करेंगे। 12x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। सो टोटल वैकेंसीज आ गई 2012 में, लिख लेते हैं हम टोटल कितनी आ गई 1000। और अब इसी तरीके से हम जो प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी वैकेंसीज वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हम, और जो फ्रेश रिक्रूट्स आएंगे उनको अलग से नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेश के लिए F डाल लेते हैं। टोटल वैकेंसीज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, वो हैं 1000, इसका 40% वो आ जाएंगी प्रमोशन के थ्रू 400, ये आ गई प्रमोशन के थ्रू। इसके बाद जो फ्रेश ने ज्वाइन किया है बाकी बची 600 का 80%, ये आ जाएगा नंबर 480, ये आ गई फ्रेश रिक्रूट्स, और जो एम्प्टी हैं वो हैं 120। इसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं 2013 में एम्प्टी सीट्स हैं 156, प्रमोशन के थ्रू जो फिल हुई हैं वैकेंसीज वो हैं 25%, और जो फ्रेश रिक्रूट्स आए वो थे 90%। मान लेते हैं कि टोटल हैं अगर 100x, 25% फिल हो गई, बाकी बची 2013 में 75x। अब इसमें से 90% तो फिल हो गई, बाकी जो बची हैं 10% 7.5x, ये हमें नंबर गिवन है, ये इक्वल है 156 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये बनेगा 75/10, x इज इक्वल टू 156। कट करेंगे 5 से 2 टाइम्स, और 15 टाइम्स 3 से कट करेंगे 15 को 5 टाइम्स, 156 को 52। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 104/5। सो टोटल वैकेंसीज मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 5 से कट करेंगे 100 को 20 पे, तो ये नंबर आ गया 2080। 2013 में आ गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब इसका 1/4 वो थे प्रमोशन के थ्रू फिल हुई थी, 1/4 फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 5, 2 और 0, 520 आ गई प्रमोशन के थ्रू। अब बाकी बची जो उनमें से 90% फिल हुई हैं फ्रेश रिक्रूट से। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2080 में से 520, तो ये नंबर आएगा 1560। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है 90% 9/10, 0 से 0 कटेगी, 156 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। तो देखिए 9 से करेंगे 6 को 54, 5 कैरी होगा, 15 को करेंगे 9 से 135 प्लस 5 140,
1404 ये आ गई फ्रेश रिक्रूट्स के थ्रू जो वैकेंसीज फिल्ड हुई 2013 में। अब इसके बाद 2014 में एम्प्टी सीट्स हैं 210, वैकेंसीज जो फिल्ड हुई हैं प्रमोशन के थ्रू 30%, फ्रेश रिक्रूट्स 95%। सो अब हम टोटल वैकेंसीज मान लेंगे 2014 में 100x, 30% फिल हो गई प्रमोशन के थ्रू, बाकी बची 70x। 70x का 95% पोर्शन फिल हुआ है फ्रेश रिक्रूट से, बाकी बचेगा 5%, 70x का 5%, 1/20। ये इक्वल है हमें 210 के। कट करेंगे 70 से 210 को 3 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई 2014 में 6000, इसका 30% 1800 ये आ गई प्रमोशन के थ्रू, बाकी बची 70%। 70% आएगा 6000 का 4200, इसका अब हमें फाइंड आउट करना है 95%। 95/100, 2 0 से 2 0 कटेंगी, मल्टीप्लाई करेंगे 42 को 95 से। तब देखिए 42 को लिख सकते हैं हम 40 + 2, 4 से करेंगे 95 को 2 बार डबल करेंगे 190, 190 का डबल 380, तो ये आ गया 3800 + 95 का डबल 190। टोटल जो नंबर आ गया यहाँ से 3990। और भी इसी तरीके से 2015 और 2016 के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ ऐसा टेबल बनेगा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015 इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड इन 2012। वैकेंसी जो फिल्ड हुई है प्रमोशन के थ्रू 2015 में, वो कितने % हैं फ्रेश रिक्रूट्स जिन्होंने ज्वाइन किया 2012 में उनके। तो देखिए 2015 में प्रमोशन के थ्रू 216 और जो फ्रेश रिक्रूट्स आए 2012 में वो आए 480। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 216 480 का कितने % है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट करेंगे देखिए 4 पे 120, 100 को 25 पे, 6 से कट करेंगे 120 को 20 टाइम्स, 216 को 3 पे और 6 पे। अब इसके बाद 4 से कट करेंगे 36 9 टाइम्स, 25 टाइम्स, 5 से 25 5 टाइम्स। सो ये आ गया 45%। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2016 इज व्हाट % ऑफ दैट फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2014। फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे कि जो वैकेंसीज प्रमोशन के थ्रू फील्ड हुई 2016 में वो कितने % हैं उन वैकेंसीज का जो फील्ड हुई प्रमोशन के थ्रू 2014 में। सब देखिए टेबल में से 2016 में प्रमोशन के थ्रू 300 और 2014 में 1800। 300 1800 का कितने % है, ये बनेगा 1/6। आंसर आएगा ऑप्शन बी 16.67%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड इन 2014 एंड 15। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है फ्रेश रिक्रूट्स जिन्होंने ज्वाइन किया 2014 और 2015 का। तो देखिए 2014 में फ्रेश रिक्रूट्स से 3990 और 2015 में 1386। डिफरेंस लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे आएगा 0 4 26 2604, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन and the number of vacant seats in 2016 to the difference between the number of fresh recruits joined in 2013 and 2016। सो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्टली जो डिफरेंस आएगा वैकेंसीज जो फिल्ड हुई प्रमोशन के थ्रू और वैकेंट सीट का 2016 का, और जो डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स का 2013 और 2016 का उनके साथ। सो अब देखिए सबसे पहले प्रमोशन के थ्रू 2016 में 300 और जो वैकेंसीज वेकेंट रह गई वो थी 340। सो ये डिफरेंस आया यहाँ से 40। इसके बाद फ्रेश कैंडिडेट्स 2013 में 1404 और 2016 में 1360, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए अगर हम 1400 माने इसको तो ये बनेगा 40 और 4 एक्स्ट्रा है तो यहाँ से आया 44। रेशो आएगा 10 और 11। आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन 2013, 14 एंड 15 एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2013 एंड 15। हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट थी 2013, 14 और 15 की, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड हुई प्रमोशन के थ्रू 2013 और 2015 में। सब देखिए वैकेंट सीट 2013 में 156, 2014 में 210, 2015 में 198। सभी का सम करेंगे यहाँ से 8 + 6 14, 1 कैरी होगा 10 11 और 5 16, 1 कैरी होगा 2 3 2 5 564। सो नंबर आ गया यहाँ से 564। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू 2013 और 15 में 2013 में है 520,
2015 में 216, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से 637, ये नंबर आ गया 736। अब हमें डिफरेंस लेना है, तो ये देखिए 256 और 73, ये गैप आएगा 17 का, 172। आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेसल वाटर इज फिल्ड इन 4 सिमिलर एम्प्टी सिलेंड्रिकल जार्स A, B, C and D and water content in C and D is equal. Water in C is 25% of that in A. The total water is then distributed evenly in 4 jars, due to which water level in A rises by 37.5%. What is the percentage change in the water level of jar B? एक वेसल में से वाटर फिल किया जाता है 4 सिमिलर एम्प्टी सिलेंड्रिकल जार्स में A, B, C और D में, और जो वाटर कंटेंट है स्टार्टिंग में C और D में वो इक्वल है। वाटर की जो क्वांटिटी है C में वो 25% है A की क्वांटिटी से। उसके बाद जो टोटल वाटर था सभी जार्स में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सभी चारों जार्स में इक्वली, जिससे क्या हुआ कि जो वाटर लेवल था A में वो राइज हो गया 37.5%। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया जार B के वाटर लेवल में। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें गिवन था कि जो वाटर लेवल जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया वाटर को सभी जार्स में, A में इंक्रीज़ हुआ है 37.5%। इसका हम रेशो बनाएं तो ये बनेगा 3/8। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग में A में अगर 8x वाटर था, बाद में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जब वो हो गया 11x। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चारों जार्स हैं जो A, B, C और D। A में 11x, सभी में भी यहाँ पे 11x, बाद में जो वाटर का लेवल था वो हो गया होगा। सो टोटल क्वांटिटी वाटर की यहाँ पे रही होगी 44x। सो अब देखिए इससे पहले जो हमें कंडीशन गिवन थी कि जो वाटर लेवल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले था C और D में वो इक्वल था, और C में जो वाटर लेवल था वो 25% था A के लेवल से। A में था 8x, C में होगा 2x, D में इक्वल है तो D में भी होगा 2x। अब देखिए टोटल जो क्वांटिटी थी वाटर की वो तो सेम रही होगी, क्योंकि बाद में जस्ट वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी क्या होगी 44x। सो 44 बनाना है हमने। 8 है A में, 2 + 2 4 है C और D में, ये हो गया 12, तो B में आएगा यहाँ पे 32x। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि B में चेंज कितना है। तो देखिए 32 से हो गया B का 11, चेंज आया है 21 विद रिस्पेक्ट टू 32। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट करेंगे 4 पे, 32 को 8 टाइम्स, 100 को 25 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 25 से। देखिए 25 को 20 से करेंगे 500 + 25, 525 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 48, 45 बनेगा तो 5 पे 65 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ₹P at 10% per annum in 3 years will be K, and the difference between SI and CI on P at 12.5% per annum in 2 years will be M. If the difference between K and M is 615, then what is the value of P? डिफरेंस गिवन है हमें यहाँ पे SI और CI का। P प्रिंसिपल है अगर 10% पर एनम रेट है और 3 इयर्स का वो है K, और दूसरा हमें डिफरेंस गिवन है SI और CI का 2 इयर्स के लिए। P प्रिंसिपल पे 12.5% पर एनम पे M। हमें फाइंड आउट करनी है P की वैल्यू क्या होगी अगर जो डिफरेंस है K और M का वो 615 है। तो देखिए अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है उसमें हमने 3 इयर्स के लिए SI और CI का जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं उसका हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, उसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। D/P = 3A + 1/A³। A हम फाइंड आउट करते हैं रेट की मदद से, रेट परसेंट होता है 1/A। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए अब डिफरेंस K हमें गिवन है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल P = A हम फाइंड आउट करेंगे, रेट है 10%, तो रेट परसेंट बनेगा 1/10 = 1/A। A की वैल्यू आ गई 10, से यहाँ से बनेगा नंबर 31 डिवाइड बाय 1000। K आ गया यहाँ से 31/1000 P। अब इसके बाद हमें गिवन है कि 2 इयर्स का जो SI और CI का डिफरेंस है वो M है, तो यहाँ से P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट देखिए 12.5%। 2 इयर्स के लिए डायरेक्टली हम रेशो बनाएंगे जब 12.5% का 1/8, 2 इयर्स का डिफरेंस बनेगा 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा रेट डिफरेंस का 1/64। ये इक्वल हो जाएगा M के, जो डिफरेंस हमें गिवन है SI और CI का 2 इयर्स के लिए। सो यहाँ से M आ गया P/64।
और अब हम डिफरेंस लेंगे के और एम का, 31/1000, पी कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/64, पी इज इक्वल टू 615। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा पी 31 इंटू 64 माइनस 1000 डिवाइड बाई 64,000 इज इक्वल टू 615। और अब हमें मल्टीप्लाई करना है 31 को 64 से, तो देखिए 30 + 1 लिख लेंगे, 64 को करेंगे 3 टाइम्स, ये बनेगा 192। तो यहाँ से जो नंबर आएगा 920 प्लस 1 से करेंगे 64 को 64, तो ये सम बन जाएगा यहाँ से 1984। माइनस करेंगे 1000, तो जो वैल्यू आएगी P इंटू 984 डिवाइड बाई 64,000 इज इक्वल टू 615। 8 पे अगर कट करें 64 को 8 टाइम्स, 984 को कट करेंगे 12 और 3। और अब देखिए 123 का 5 टाइम्स है 615, तो कट कर देंगे डायरेक्टली 5 पे। सो P आ गया यहाँ से 40,000 और ये हमें फाइंड आउट करना था। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 years ago ratio of the age of A and C was 3:2. 4 years from now the difference between the age of A and B will be 6 years, and 5 years ago the difference between the age of B and C was 4 years. If B is younger to A and elder to C, what will be the sum of age of A, B and C 12 years from now? गिवन हमें यहाँ पे कि 6 साल पहले जो रेशो है A और C की एज का वो है 3:2। तो अब देखिए हम यहाँ से मान सकते हैं कि 6 साल पहले जो A की एज होगी वो हो गई 3x, x ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, C की हो गई 2x। प्रेजेंट एज A की हो जाएगी 3x + 6, C की हो जाएगी 2x + 6। उसके बाद आगे बोल रहा था कि 4 साल बाद जो डिफरेंस होगा A और B की एज का वो है 6 years, और 5 साल पहले जो डिफरेंस है B और C की एज का वो है 4 years, और B है जो वो यंगर है A से और एल्डर है C से। हमें फाइंड आउट करना है उनकी एज का सम 12 साल बाद कितना होगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे गिवन है कि 4 साल बाद जो डिफरेंस है A और B की एज का वो 6 साल है। तो इसको हम यूज़ करें तो जो डिफरेंस होता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप 6 साल बाद देखोगे, चाहे आप 10 साल बाद, चाहे आप 4 साल बाद। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि B की एज, प्रेजेंट एज जो B की होगी वो 3x होगी, क्योंकि जो 4 साल बाद डिफरेंस होगा A और B की एज का वो 6 years है, तो वो आज भी 6 years रहेगा। तो यहाँ से B की एज आ गई 3x, और हमें गिवन है कि B जो है वो छोटा है A से, सो इसलिए हमने 3x लिया है, ना कि 3x + 12। इसके बाद हमें गिवन है कि 5 साल बाद जो B और C की एज का डिफरेंस है वो है 4 साल, तो ये सेम ही रहेगा, चाहे हम आज की बात करें चाहे 5 साल बाद की बात करें। सो अब यहाँ से जो B की एज आएगी वो आएगी 2x + 10, क्योंकि जो B की एज है वो ज़्यादा है C की एज से, ये हमें गिवन है। तो अब देखिए B की एज 3x है, B की एज ही 2x + 10 है, तो ये दोनों सेम होगी, इक्वल रखेंगे। 3x इज इक्वल टू 2x + 10, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। अब हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं सभी की। तो देखिए B की एज आ गई यहाँ से 30, उसके बाद A की एज, प्रेजेंट एज 30 + 6 36, ये आ गई A की एज, और C की एज आएगी प्रेजेंट 20 + 6 26। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 12 साल बाद इनकी एज का जो सम है वो क्या होगा। तो देखिए सभी में 12 ऐड कर देंगे हम। A की आ गई एज 48, B की 42 और C की 38। अब सभी को ऐड कर देंगे हम। 38 + 42 ये बन जाएगा 80, 80 + 48 128, ऑप्शन बी आंसर हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन व्हेन अ प्रोडक्ट इज मार्क्ड 60% above the cost price and sold at 22% profit, and the amount of profit when the same product is marked 40% above the cost price and sold at discount of 20% is 780. What should be the selling price to get a profit of 25%? डिफरेंस गिवन है हमें यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का। जो डिस्काउंट है वो होता है जब प्रोडक्ट बेचा जाता है मार्क करके 60% अब उसके कॉस्ट प्राइस से और 22% के प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट जो है वो होता है उस प्रोडक्ट पे जब उसको मार्क किया जाता है 40% अब उसके कॉस्ट प्राइस से और बेचा जाता है उसको 20% डिस्काउंट पे। डिफरेंस है 780। हमें फाइंड आउट करना है कि उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा जब उसको 25% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन बनाएंगे हम, CP मान लेते हैं 100x, MP बन जाएगा जो वो होगा 60% अबव 160x,
उसके बाद उसको बेचा गया है 22% प्रॉफिट पे, तो जो सेलिंग प्राइस वो बनेगा 122x। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि सेम प्रोडक्ट है, सो सेम सीपी मानेंगे 100x, मार्क प्राइस 140x हो गया, 40% अबव था, और जो डिस्काउंट गिवन है इस पर वो है 20%। 140 का 20%, 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 में से, तो ये बनेगा 112x। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में डिस्काउंट 160 है एमपी और एसपी है 122, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिस्काउंट, डिफरेंस लेंगे दोनों का, ये बन जाएगा 38x। ये आ गया डिस्काउंट। इसके बाद सेकंड में से प्रॉफिट 100 का है उसका सीपी और 112 है उसका एसपी, प्रॉफिट आ गया 12x। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, ये आ गया 26x और ये इक्वल है 780 के। 1 यूनिट यहाँ से आ गया 30, x की वैल्यू 30, सो जो सीपी आएगा प्रोडक्ट का वो आ गया 3000। अब इसको बेचना है 25% प्रॉफिट पे, 5/4, 4 से कट करेंगे 3000 को, तो ये कटेगा 750 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 750 को 5 से, तो बनेगा यहाँ से 0, 5, 2 कैरी होगा, 7 से करेंगे 35 + 2 7, 37, 3750 एसपी आएगा उस प्रोडक्ट का। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी ये गिवन हमारे सामने, अब देखते हैं डायरेक्शंस। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट विच सिटी दे लाइक फ्रॉम जयपुर, आगरा एंड बनारस। एक सर्वे कंडक्ट हुआ है सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कि वो किस किस सिटी को पसंद करते हैं, जयपुर, आगरा और बनारस में से। It was found that 8% of the students do not like any of the 3 cities and the students who like all 3 cities are 50% of the students who like neither city। आगे हमें गिवन है कि जो 8% स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी सिटी को पसंद नहीं करते, और जो स्टूडेंट तीनों सिटीज़ को पसंद करते हैं वो 50% हैं उन स्टूडेंट्स का जो किसी भी सिटी को पसंद नहीं करते। तो देखिए ये लाइन जो हमने रीड की है इससे हमें पता चल रहा है कि ये DI होगी जो वेन डायग्राम वाली होगी। तो वेन डायग्राम बना लेंगे इसका, 3 सिटीज़ हैं, 3 सर्कल बनेंगे, तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा इसका, एक सर्कल जयपुर का, एक आगरा का और एक बनारस का। अब देखिए हमने ये लाइन रीड की है कि जो टोटल में से 8% हैं स्टूडेंट्स वो किसी भी सिटी को पसंद नहीं करते, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो इनका 50% है। तो देखिए मान लेते हैं कि टोटल हैं अगर 100 स्टूडेंट्स, इसमें से जो नीदर वाले हैं किसी को भी पसंद नहीं करते वो आ जाएंगे 8%, 8। उसके बाद जो सभी तीनों को पसंद करते हैं ऑल वाले वो आ जाएंगे यहाँ से 8 का हाफ 4। सब देखिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जिससे कि हमारे लिए इजी रहेगा आगे कंडीशंस वगैरह को अप्लाई करने के लिए। मान लेते हैं कि जयपुर में ओनली वाले हैं A, आगरा में B, बनारस में C। उसके बाद जयपुर और आगरा का कॉमन मान लेते हैं D, आगरा और बनारस का E, जयपुर और बनारस का F, और जो तीनों में हैं वो हैं G। सो अब देखिए G की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये आई है 4%, यहाँ से G की वैल्यू आ गई 4%। अब इसके बाद आगे देखते हैं कंडीशंस हम। स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली आगरा 20% लेस दैन दी स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली जयपुर। जो स्टूडेंट्स ओनली आगरा को पसंद करते हैं वो 20% कम हैं उन स्टूडेंट्स से जो ओनली जयपुर को पसंद करते हैं। सो कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए आगरा का है ओनली का B इज़ इक्वल टू 20% कम है, तो यहाँ से बनेगा 4/5। ओनली जयपुर का है A आ गया, तो एक कंडीशन बन गई यहाँ पे हमारी, B इज़ इक्वल टू 4/5 A। आगे देखते हैं 40% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक जयपुर। 40% स्टूडेंट्स पसंद करते हैं जयपुर को, तो यहाँ से 40% हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बनारस आर 20% मोर दैन द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली जयपुर। जो स्टूडेंट्स ओनली बनारस को पसंद करते हैं वो 20% ज़्यादा हैं उन स्टूडेंट्स से जो ओनली जयपुर को पसंद करते हैं। सब देखिए ओनली बनारस वाले हैं C इज़ इक्वल टू 20% ज़्यादा है, तो ये बनेगा 6/5 जयपुर का A। C इज़ इक्वल टू 6/5 A, एक कंडीशन बन गई हमारी ये। 17% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट 2 सिटीज़ आउट ऑफ दीज 3। तीनों सिटीज़ में से 17% स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम 2 सिटीज़ को पसंद करते हैं। सो अब देखिए ये कंडीशन हम नोट डाउन करेंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे, D, E और F, ये 2 करते हैं कम से कम, और G 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा, तो G भी आ गया। तो इन सभी का सम 17% गिवन है हमें, तो यहाँ से बन जाएगा D प्लस E प्लस F प्लस G की वैल्यू हमें पता है 4%, ये इक्वल हो जाएगा 17% के। तो यहाँ से D,
ई और एफ का सम आ गया 13%। 68% स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक आगरा। 68% स्टूडेंट्स आगरा को पसंद नहीं करते। तो टोटल है 100, उसमें से 68 पसंद नहीं करते, तो पसंद करेंगे 32%। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ आगरा एंड जयपुर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ आगरा एंड बनारस इज़ 180। हमें आगे डिफरेंस गिवन है उन स्टूडेंट्स का जो आगरा और जयपुर दोनों को पसंद करते हैं, और जो आगरा और बनारस दोनों को पसंद करते हैं वो है 180। सारी कंडीशन हमने रीड कर ली हैं, सब सॉल्व करते हैं इस DI को। तो देखिए अब यहाँ से कि जो हमें टोटल गिवन था 100%, उसमें से जो किसी को भी पसंद नहीं करते वो हैं 8%। तो यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर, दोनों का डिफरेंस 92%। तो ये आ गई 92% वो स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सिटी को तो पसंद करते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F और G, इन सभी का सम ये होगा 92% के इक्वल, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ वो हैं जो कम से कम एक सिटी को तो पसंद करते हैं। और अब हमें इनमें से D, E और F का सम पता है 13 और G की वैल्यू पता है हमें 4। इसका यूज़ करेंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा यहाँ से। 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 में से, ये बन गया 75%। A, B और C का सम आ गया 75%। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। B और C की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। A प्लस B की वैल्यू 4/5 है और C की वैल्यू 6/5 A, ये इक्वल है 75% के। तो यहाँ से LCM लेंगे 5A प्लस 4A प्लस 6A, ये बन गया 15A डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 75%। सॉल्व करेंगे, 5 से कट करेंगे 15 को 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 75 को 25 पे। सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 25%। ओनली जयपुर में आ गए 25% स्टूडेंट्स। और अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। 4/5 ऑफ 25 ये बन जाएगा 20%। और सी के लिए 30%। ओनली बनारस में 30% स्टूडेंट्स आ गए। और अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है डी, ई और एफ की। तो अब देखिए जयपुर के लिए हमें गिवन है कि 40% स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं। तो अब जयपुर वाले सर्कल में सारी की सारी वैल्यूज़ हम सम करेंगे, वो 40 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम ए प्लस टी प्लस जी प्लस एफ, ये इक्वल है 40% के। और अब हमें वैल्यू पता है ए की और जी की, दोनों का सम हो जाएगा 29। तो यहाँ से डी प्लस एफ ये आ गया 11%। इसी तरीके से अब आगरा के लिए देखिए डी, बी, जी और ई, इन सभी को लिखेंगे डी प्लस जी प्लस बी प्लस ई, ये इक्वल है 32% के। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे हम बी की और जी की, सम आ जाएगा 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 में से, डी प्लस ई आ गया 8%। और अब हम इन इक्वेशंस का ये दोनों आई है जो हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यूज़ आ जाएंगी डी, ई और एफ़ की। तो देखिए पहले डी प्लस एफ अगर हम पुट करें, ई की वैल्यू आएगी 2%, 13 माइनस 11 2, ई आ गया 2%। इसके बाद डी और ई पुट करेंगे 8%, तो यहाँ से एफ आ जाएगा 13 माइनस 8 5%, एफ़ की वैल्यू आ गई 5%। और लास्ट बचा डी, तो देखिए तीनों का सम है जो वो है 13, तो यहाँ से 5 और 2 आ गया 7, तो डी की वैल्यू आएगी 6%। और अब हमें जो लास्ट कंडीशन गिवन थी उसका हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो देखिए हमें डिफरेंस गिवन था आगरा और जयपुर को जो पसंद करते हैं, और आगरा और बनारस को जो पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, उनका 180 है। अब देखिए आगरा और जयपुर में कॉमन है डी यानी कि 6%, और आगरा और बनारस में ई 2%, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4%, ये इक्वल है हमें 180 के। तो यहाँ से 1% आ गया 45, 100% टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए 4500। सो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 4500। और अब देखिए हमने परसेंटेज में सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं और टोटल नंबर हमें पता चल गया कि 4500 है। तो जो जो क्वेश्चन में नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसी क्वेश्चन अब। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हमने ग्रुप में कितने थे। देखिए फाइंड आउट किया हमने 4500, ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 2 सिटीज़ आउट ऑफ विच वन इज़ जयपुर।
हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जो एटलीस्ट 2 सिटीज़ को पसंद करते हैं, जिनमें से एक सिटी है जो वो जयपुर है। तो अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी ये 6%, क्योंकि इसमें भी जयपुर है, और दूसरा है आगरा। एक आ जाएगा 4%, क्योंकि तीनों को पसंद करते हैं तो जयपुर तो आएगा ही। और लास्ट आ जाएगा 5%, क्योंकि इसमें जयपुर और बनारस आ गया। तीनों का सम करेंगे ये बनेगा 15%। 15% हमें फाइंड आउट करना है 4500 का। कट करेंगे 2 0 से 2 0। 15 को करेंगे 45 से, तो देखिए 40 से करेंगे 600, 5 से करेंगे 75। सो ये नंबर आ गया 675। आंसर ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एट मोस्ट वन सिटी। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो एट मोस्ट मैक्सिमम सिर्फ एक सिटी को ही पसंद करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि मैक्सिमम वही स्टूडेंट्स आएंगे जो या तो एक सिटी को पसंद करेंगे या फिर 0 सिटी को, या फिर कि वो किसी को पसंद नहीं करेंगे या फिर एक सिटी को पसंद करेंगे। तो अब देखिए सिर्फ एक वाले ओनली वाले हम काउंट कर लेंगे 25%, 20% और 30%। इन सभी का सम करेंगे ये आ गया 75%। प्लस इसमें वो ऐड करेंगे जो किसी भी सिटी को पसंद नहीं करते, वो हमें गिवन था स्टार्टिंग में, वो नंबर था देखिए नीदर वाला 8%। इसको भी हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि 0 वाले ये होंगे 8%। अब सभी को ऐड करेंगे ये बना 83%। ये हमें फाइंड आउट करना है 83% ऑफ 4500। तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो ये बनेगा 83 मल्टीप्लाई 45। ये हमें अब फाइंड आउट करना है। तो देखिए 80 + 3 लिख लेंगे। 8 से करेंगे 45 को 3 बार डबल करेंगे, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360, 0 एक्स्ट्रा। प्लस 3 से करेंगे 45 को 135। सम करेंगे तो ये नंबर आएगा 3735। आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम पूछा गया था कि मैक्सिमम वो सिर्फ एक सिटी को पसंद करते हैं, तो इसमें हम 0 वाले भी काउंट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक आगरा एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक बनारस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने स्टूडेंट्स जो आगरा को पसंद नहीं करते और स्टूडेंट्स जो बनारस को पसंद नहीं करते उनका। तो देखिए अब जो आगरा वाले सर्कल में नहीं आएंगे वो आगरा को पसंद नहीं करेंगे। ये आगरा का सर्कल है सारा का सारा। बाकी को ऐड कर लेते हैं 25 + 5 + 30, ये हो गया 60%। अब इसके बाद जो बनारस को पसंद नहीं करेंगे वो बनारस के सर्कल में नहीं आएंगे, तो ये आएंगे 25 + 6 + 20। सभी को ऐड करेंगे ये बनेगा 51। डिफरेंस आ गया 9%। 9% ऑफ 4500। 45 मल्टीप्लाई 9, 9 से करेंगे 5 टाइम्स 45, 4 कैरी होगा, 4 से करेंगे 36 + 4 40, 405। आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सम ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आगरा एंड बनारस बट नॉट जयपुर एंड द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली जयपुर। हमें सम फाइंड आउट करना है यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का जो आगरा और बनारस को पसंद करते हैं बट जयपुर को पसंद नहीं करते, और ओनली जयपुर को पसंद करते हैं उनका। तब देखिए आगरा और बनारस को पसंद करते हैं, जो आगरा और बनारस का कॉमन आएगा 2%, ये आ जाएंगे, क्योंकि ये जयपुर को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जयपुर के सर्कल से बाहर हैं। इसलिए भी आप देख सकते हो कि सिर्फ कॉमन है जो आगरा और बनारस का, वो सिर्फ ये 2% है। 2% आ गया। प्लस ओनली जयपुर 25%। ऐड करेंगे दोनों को 27% ऑफ 4500 मल्टीप्लाई 45 लिख सकते हैं। तब देखिए मल्टीप्लाई करना हमने 40 + 5 लिख लेंगे। 4 से करेंगे 27 को 2 बार डबल करेंगे 108, 0 एक्स्ट्रा, प्लस 5 से करेंगे 135। ऐड करेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा 1215। ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, फर्स्ट करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे गिवन है हमें 6.75। इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 675/100। कट करेंगे 25 से 2 पे 7 पे बाई 4, तो ये बना 27/4। अब हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 27/4। तो देखिए एक तो ले लेंगे हम 3/2 और दूसरा ले सकते हैं अब 9/2। तो दो नंबर्स आ गए, एक आ गया 1.5 और एक आ गया 4.5। अब देखिए इनका सम आ रहा है 6, मल्टीप्लिकेशन आ रही है 6.75। सो फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के 1.5 और 4.5, दोनों प्लस के। सेकेंड इक्वेशन है y² + 4.5 - 9। प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 9, सम चाहिए प्लस का 4.5।
तो एक नंबर आएगा प्लस का 6 ले लेते हैं और दूसरा आएगा माइनस का 1.5। प्रोडक्ट हो गया 9 और सम हो गया प्लस का 4.5। दूसरी साइड लेके जाएंगे तो एक हो जाएगा माइनस का 6, एक हो जाएगा प्लस का 1.5। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं एक्स की दोनों वो या तो बड़ी हैं या फिर इक्वल है वाई से, तो ऑप्शन आएगा हमारा सी, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देखिए यहाँ पे आ गया 16√2x। अब आपको ऐसा मेथड बताएंगे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी √2 वाले क्वेश्चन में। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो दो रूट्स बनेंगे इस इक्वेशन के, दोनों में √2 और √2 कॉमन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब √2 और √2 की तो 2 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो 126 है इसमें ये 2 का फैक्टर तो ज़रूर होगा। तो जस्ट अब हम डिवाइड कर लें इसको 2 से, तो ये बनेगा 63। और अब जो बाकी दो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट होगा 63। तो अब देखिए दो नंबर्स जिनका सम हो 16, प्रोडक्ट हो 63, तो दो नंबर्स होंगे 9 और 7। तो यहाँ से रूट्स बनेंगे 9√2 माइनस का और माइनस का ही 7√2। ये आ गए दो रूट्स। और अब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएंगे 9√2 और 7√2। एक बार दोबारा देख लीजिए इस अप्रोच को कि हमें जो ये नंबर गिवन होगा यहाँ पे रूट का, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, कोई भी हो, वो हमारे दोनों के दोनों रूट्स में क्या होगा, वो कॉमन होगा। जिस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें जो नंबर आएगा प्रोडक्ट का, उसमें उस नंबर का फैक्टर ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, उससे रूट वाले नंबर से उसको डिवाइड कर देना है जो हमें प्रोडक्ट का नंबर गिवन है। तो देखिए हमने 126 से डिवाइड किया 2 को, तो ये बना 63। अब जस्ट हमें वो नंबर्स देखने थे जिनका प्रोडक्ट 63 हो, तो वो आ गए 9 और 7। सो रूट्स आ गए हमारे 9√2 प्लस का ही 7√2। अब देखिए वाई के लिए दो नंबर्स बनेंगे माइनस का 9 माइनस का 6, तो रूट्स आएंगे 9 और 6। सो कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों के दोनों नंबर्स हैं जो एक्स के वो बड़े हैं वाई से। आंसर हमारा ए, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x³ इज इक्वल टू 343। तो क्यूब रूट करेंगे, x की a की वैल्यू आएगी प्लस का 7। y² इज इक्वल टू 4³। तो यहाँ से देखिए 4³ करेंगे 64, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 8। और अब देखिए एक चीज़ का आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो बना नंबर वो बना था y² इज इक्वल टू 64। जब भी ऐसी इक्वेशन बनेगी तो जो रूट्स बनेंगे वो दो बनेंगे, जैसे यहाँ पे बने प्लस का 8 माइनस का 8। अगर आपको ऐसे गिवन होता कि y इज इक्वल टू √64, तो यहाँ से सिर्फ एक ही रूट आता प्लस का 8, क्योंकि अंडर रूट से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती। सो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ गए y के लिए प्लस माइनस 8 और x का रूट है प्लस का 7। तो देखिए कंपेयर करेंगे, एक वैल्यू तो बड़ी आ रही है y की, एक छोटी आ रही है, तो रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस 37x प्लस 80। प्रोडक्ट बनाना है हमने 80 इंटू 2 160 और सम चाहिए हमें माइनस का 37। सो रूट्स आएंगे यहाँ से दोनों नेगेटिव, माइनस का 32 और माइनस का 5। तो रूट्स आ गए 32, दूसरी साइड ले जाके प्लस का 5। अब देखिए y के लिए प्रोडक्ट बनाना है हमने 9 इंटू 28। सो ये नंबर आएगा 9 इंटू 8 72, 7 कैरी करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ गया 252। ये चाहिए हमें प्रोडक्ट, और जो सम चाहिए वो चाहिए माइनस का 9। सो दो नंबर्स आएंगे यहाँ से, एक तो आएगा माइनस का 21 और दूसरा आएगा प्लस का 12। दूसरा लेके जाएंगे तो प्लस का 21 और माइनस का 12। अब देखिए कंपेयर करने से पहले जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वेयर्स वाले, ये तो है 9 और यहाँ पे है 2, इनको इक्वल कर लेंगे हम। तो 2 को करेंगे 9 से, तो रूट्स को करेंगे 9 से। तो देखिए 32 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 288 और 5 को करेंगे तो 45, और यहाँ पे डबल करेंगे y वालों का 42 और माइनस का 24। सब कंपेयर करेंगे वैल्यूज़, तो x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं y की दोनों वैल्यू से। आंसर हमारा ए, एक्स ग्रेटर देन y। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6x² माइनस 13x माइनस 28। तो देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 25 को करेंगे 6 से 150, 3 से करेंगे 18, तो ये नंबर आ गया 168। प्रोडक्ट होगी माइनस का 168 और जो सम चाहिए वो चाहिए माइनस का 13। सो रूट्स आएंगे जो इस इक्वेशन के, तो आएगा माइनस का 21 और दूसरा प्लस का 8। अब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 21 और माइनस का 8। अब इसके y के लिए देखिए 3 इंटू 132, तो ये आ गया 396। सम चाहिए माइनस का 47। सो दो रूट्स आएंगे यहाँ से, माइनस का 36 और माइनस का 11।
तो ये बन जाएंगे 36 प्लस का और प्लस का 11। अब देखिए कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, y का है 3, x का है 6, सो y वाले को डबल कर देंगे तो यहाँ से 72 और 22 कंपेयर करेंगे तो x की दोनों वैल्यूज़ y की दोनों वैल्यूज़ से छोटी हैं। आंसर हमारा डी, x लेस देन y। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD is a rectangle from which a square of side k centimeter and a quarter circle of radius k centimeter are cut out from two diagonally opposite corners such that perimeters of the rectangle decreases by 5%. If the length and breadth of the rectangle are in the ratio 8:7 and the area of the rectangle is 2016 centimeter square, what is the value of k? एक रेक्टेंगल है ABCD, उसमें से एक तो स्क्वेयर k सेंटीमीटर साइड का और एक क्वार्टर सर्कल k सेंटीमीटर रेडियस का दो डायगनली अपोजिट कॉर्नर में से कट किया गया है, जिस वजह से जो पेरीमीटर है उस रेक्टेंगल का वो डिक्रीज़ हो जाता है 5%। हमें रेशो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का 8:7 और एरिया है रेक्टेंगल का 2016। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने के की। एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम यहाँ पे, A, B, C और D। अब देखिए हमें रेशो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का 8:7 और एरिया है 2016। सो यूज़ करके इनका लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सब अगर मान लें हम कि लेंथ है जो वो है 8x और ब्रेथ है 7x, सो एरिया जाएगा 56x² इज इक्वल टू 2016। कट करेंगे 8 से 7 टाइम्स, 2016 को 2 पे, 41 बनेगा 5 पे, 16 बनेगा 2 पे, 7 से कट करेंगे 3 टाइम्स, 21 42 बना तो 6 पे, x आ गया 6, साइड्स आ गई, लेंथ आ गई 48 और ब्रेथ आ गई 42। और अब जो पेरीमीटर बनेगा इस रेक्टेंगल का वो बन जाएगा दोनों साइड का सम और उसका डबल। तो देखिए 48 + 42 ये बन गया 90, 90 का डबल 180 सेंटीमीटर आ गया इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और अब देखते हैं हम जो हमें कंडीशंस गिवन है वो। सबसे पहले एक स्क्वायर कट किया गया है k सेंटीमीटर साइड का, तो देखिए स्क्वायर कट करेंगे, k साइड है स्क्वायर की, और इसके बाद एक क्वार्टर सर्कल ऑपोजिट कॉर्नर में से जिसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो है k सेंटीमीटर। ये हो गया क्वार्टर सर्कल। अब देखिए हमें गिवन है कि इस वजह से जो पेरीमीटर है वो कम हो जाता है 5%, 180 का 5%, तो देखिए 10% बनेगा 18 और 5% बनेगा 9 सेंटीमीटर। सो जो पेरीमीटर में रिडक्शन हुई वो हो गई 9 सेंटीमीटर की इन दोनों पीसीज को कट करने की वजह से। सो अब देखिए हमें बोल रहा है कि जो रिडक्शन हुई है पेरीमीटर में वो है 9 सेंटीमीटर और किस वजह से आई है, स्क्वायर और क्वार्टर सर्कल के कट करने की वजह से। सब अगर आप कंसेप्ट लगाएं पेरीमीटर का और ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को तो बड़ी ही इजीली कर सकते हैं आप कि देखिए जो पेरीमीटर होता है वो होता है सभी साइड का सम। ये ABCD एक जो रेक्टेंगल है उसकी सभी साइड का हमने सम किया और वो बन गया उस शेप का पेरीमीटर। अब उसके बाद बोल रहा है कि हमने एक स्क्वायर कट किया है k साइड का। तब देखिए जब हमने एक स्क्वायर कट किया है k शेप का तो यहाँ से ये जो साइड है हमारी जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ये कटेगी, उसके बाद ये कटेगी, दोनों साइड ये कट हो जाएंगी। बट ये जो नई साइड्स बनेंगी हैं एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों की लेंथ क्या है k है और ये भी k होगी क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर है, जिस वजह से जो पेरीमीटर कम हुआ साइड वाला वो ऐड हो गया इन दोनों साइड की वजह से। तो यहाँ पे तो जो पेरीमीटर का रिडक्शन था वो इक्वल हो गया, उसका प्लस माइनस इफेक्ट, बट जो चेंज आया वो आया है सिर्फ अब इस क्वार्टर सर्कल की वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेडियस की साइड्स हैं इसकी k और k, इनका पेरीमीटर और ये जो शेप बना क्वार्टर सर्कल का इसका पेरीमीटर, इसका अब डिफरेंस आएगा वो आएगा 9 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमें जस्ट ये कंपेयर करना है तो इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दो साइड्स हैं k और k, 2k, इनकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि 9 सेंटीमीटर का रिडक्शन आया है। सो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर। क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर क्या बनेगा, पाई रेडियस k डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 2k माइनस 22 इंटू k बाय 14, कट कर लेते हैं 2 से 7 टाइम्स, 22 11 टाइम्स, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 14k माइनस 11k इज इक्वल टू 63। सो 3k आ गया यहाँ से 63
के की वैल्यू आ गई कट करके 21। यही हमें फाइंड आउट करना था। आंसर हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank has dimensions 99 by 120 by 80 cm and it is to be filled by a cylindrical bucket of height 20 cm and radius 12 cm. How many times the bucket needs to be filled to completely fill the tank if the bucket can be filled up to 75% of its height? एक टैंक है, उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है 99, 120 और 80 सेंटीमीटर। उसको फिल करना है एक सिलेंड्रिकल बकेट से जिसकी हाइट है 20 और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बार बकेट को फिल करना पड़ेगा उस टैंक को फुल करने के लिए अगर बकेट एक बार में अपनी हाइट का 75% ही फिल कर सकते हैं हम। तब देखिए वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। टोटल वॉल्यूम टैंक की 99 इंटू 120 इंटू 80, ये आ गई टोटल वॉल्यूम उस टैंक की। उसके बाद बकेट है सिलेंड्रिकल शेप की, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ये पुट करेंगे 22/7 इंटू आर है जो रेडियस 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई हाइट है जो बकेट की 20। अब इसको वॉल्यूम को हम फिल कर पाते हैं सिर्फ 75%, इसका 3/4। सो ये अब हमें फाइंड आउट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम। ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7। इस 4 से इस 20 को कट कर देंगे हम। उसके बाद 5 से कट करेंगे 80 को 16 टाइम्स, 12 से कट करेंगे 120 10 टाइम्स। अब देखिए 11 से कट करें 22 2 टाइम्स, 99 9 टाइम्स। 2 से कट करेंगे 10 को 5 टाइम्स और 3 से कट करेंगे 9 को 3 पे। 3 से कट करेंगे 12 को 4 टाइम्स, 4 से 16 को 4 टाइम्स। हो गया सॉल्व। अब जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 इंटू 4 20 इंटू 7 140। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। A person spends 20% of his salary on rent and 30% of the remaining salary on shopping. He invests 75% of the remaining salary in a business and saves the remaining 8400. What is his salary? एक पर्सन ने अपनी सैलरी का 20% स्पेंड किया रेंट पे और बाकी सैलरी का 30% स्पेंड किया उसने शॉपिंग पे, और जो रिमेनिंग सैलरी है उसका 75% उसने इन्वेस्ट कर दिया एक बिजनेस में, और बाकी जो उसके पास सेव हुआ वो था 8400। हमें फाइंड आउट करनी है उसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि टी है उसकी टोटल सैलरी, इसमें से स्पेंड किया उसने पहले 20% रेंट पे, तो बाकी बचेगा 4/5। नेक्स्ट 30% उसने स्पेंड कर दिया शॉपिंग पे, तो बाकी जो बचेगा 7/10, 70% का रेशो। उसके बाद उसने इन्वेस्ट किया है 75%, बाकी बचेगा 1/4, और ये इक्वल है हमारे 8400 के। कट करेंगे 7 से 12 टाइम्स, 4 से ये 4 कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 इंटू 5 60,000। ये आ गई उसकी टोटल सैलरी। आंसर ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boat goes 360 upstream and returns to the same point in 35 hours. If the speed of the current is 3 km per hour, how much distance boat will cover in still water in 6 hours? एक बोट 360 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस आ जाती है टोटल 35 आवर्स में। स्पीड ऑफ करंट गिवन है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है कि वो बोट स्टिल वाटर में 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सॉल्व करेंगे तो देखिए टोटल टाइम है 35 आवर्स। ये इक्वल हो जाएगा पहले डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अपस्ट्रीम के लिए बी मान लेते हैं बोट की स्पीड, माइनस होगा स्ट्रीम की स्पीड 3 प्लस 360 ही डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बी प्लस 3। 360 कॉमन ले लेंगे, 35 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे बी प्लस 3 प्लस बी माइनस 3 डिवाइड बाय बी स्क्वेयर माइनस 9। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब तो देखिए 3 से 3 कटेगा, उसके बाद 5 से 7 टाइम्स और यहाँ पे 72। सो ये बन जाएगा यहाँ से 7b स्क्वेयर माइनस 63 इज इक्वल टू 72 इंटू 2b 144b। 7b स्क्वेयर माइनस 144b माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा माइनस का 147 और एक बन जाएगा प्लस का 3। दूसरी तरह लेके जाएंगे तो प्लस का 147 और माइनस का 3, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड, ये तो कैंसिल हो गया। 147 डिवाइड करेंगे 7 से, सो बोट की स्पीड आ गई यहाँ से 21 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि स्टिल वाटर में 6 आवर्स में ये बोट कितना ट्रैवल करेगी। 21 इंटू 6 126। आंसर ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी ए गिवन हमें। अब देखते हैं डायरेक्शंस।
द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल सेविंग्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ ए बी सी डी एंड ई। टोटल सेविंग्स ऑफ ऑल 5 एम्प्लॉयज़ इज 60,000। पाई चार्ट में हमें परसेंटेज में गिवन है टोटल सेविंग 5 एम्प्लॉयज़ की ए बी सी डी और ई की, और जो टोटल सेविंग है उनकी वो है 60,000। द टेबल गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच पर्सन एज अ परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी। और टेबल में हमें उनका एक्सपेंडिचर गिवन है उनकी सैलरी के रिस्पेक्ट में। सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और सैलरी जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम है। तो देखिए क्वेश्चन पे जाने से पहले जो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए के लिए एक्सपेंडिचर है 75%, रेशो बनाएंगे ये बनेगा 3/4। अगर 4 उसकी सैलरी है, 3 है उसका एक्सपेंडिचर, सो सेविंग आएगी यहाँ से वो आएगी 1 यूनिट। अब देखिए ये हम फाइंड आउट करेंगे पाई चार्ट में से 10% ऑफ टोटल सेविंग है जो सभी की वो है 60,000। ये आ गया 6,000। सेविंग आ गई ए की, टेबल में पुट कर लेंगे सेविंग, उसके बाद एक्सपेंडिचर और जो सैलरी है। सो सेविंग आ गई यहाँ से ए के लिए 6,000, एक्सपेंडिचर 6 × 3 18,000 और सैलरी आ गई 24,000। अब इस तरीके से बी के लिए देखते हैं। बी के लिए देखिए सेविंग बनेगी 20% ऑफ 60,000 12,000, और जो रेशो बनेगा एक्सपेंडिचर का सैलरी के साथ 76/100, गैप आ गया दोनों का 24, ये आ गई सेविंग, ये इक्वल है 24x के, कट करेंगे यहाँ से 500। सो टोटल सैलरी आ गई बी के लिए 50,000, और जो सेविंग है बी की वो है 12,000। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम 38,000, ये आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से सी के लिए 80% है उसका एक्सपेंडिचर, रेशो बनाएंगे 4/5। 5 है उसकी सैलरी, 4 है उसका एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगी उसकी सेविंग। और सेविंग है जो सी की वो है 25% ऑफ 60,000, ये बनेगा 15,000। सेविंग आ गई सी के लिए 15,000। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 75,000 आ गई सैलरी ऑफ सी, दोनों का डिफरेंस 60,000 आ गई एक्सपेंडिचर सी का। अब इसके बाद डी के लिए देखिए, डी के लिए 84% डिवाइड करेंगे 100 से, कट करेंगे तो ये बनेगा 21/25। 25 यूनिट अगर उसकी सैलरी है, एक्सपेंडिचर होगा 21, इन दोनों का गैप 4 यूनिट होगी उसकी सेविंग। और अब जो सेविंग है डी की वो है 15% ऑफ 60,000, ये बन जाएगा 9,000। सो 4 यूनिट डी के लिए आ गया 9,000 के इक्वल, 1 यूनिट आएगा डिवाइड बाय 4, फाइंड आउट करना हमने 25 यूनिट्स, ये आ जाएगी डी की सैलरी। 4 से कट करेंगे 22 और 50, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, 0 5 से करेंगे 125, 12 कैरी होगा, 2 से करेंगे 50 + 12 62, 6 कैरी होगा, 2 से करेंगे 50 + 6 तो 56,250, ये आ गई डी की सैलरी। और जो सेविंग है उसकी वो है 9,000। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, 47,250 आ गई एक्सपेंडिचर ऑफ डी। और लास्ट में है ई। ई के लिए देखिए 55% है उसका एक्सपेंडिचर, सेविंग बनेगी 45%। इसको कंपेयर करेंगे हम तो देखिए सेविंग जो है ई के लिए 30% ऑफ 60,000, ये बन जाएगा 18,000। और अब देखिए ई के लिए 45 यूनिट्स इज इक्वल टू 18,000, कट करेंगे 45 से, 4 टाइम्स 400 आ गया 1 यूनिट, 100% आ गया 40,000, सैलरी आ गई ई की, सेविंग जो है वो है 18,000, एक्सपेंडिचर आ गया ई के लिए 22,000। सो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं सीरियल क्वेश्चन हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड सी। डिफरेंस फाइंड आउट करना हमने ए और सी की सैलरी का। देखिए ए की सैलरी 24,000, सी की 75,000, दोनों का डिफरेंस आएगा 51,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द सेविंग ऑफ ई इज़ व्हाट % ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सी। ई की जो सेविंग है वो कितने % है सी के एक्सपेंडिचर का। देखिए ई की सेविंग जो है वो है 18,000 और जो सी है उसका एक्सपेंडिचर है 60,000। तो देखिए 18 जो है 60 का वो है 30%, ऑप्शन हमारा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। रेशो फाइंड आउट करना हमने यहाँ पे सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है ए और सी के लिए। सो अब देखिए सबसे पहले ए के लिए 18,000 और 6,000, यहाँ से आ गया
12,000 और सी के लिए 60 और 15,000, तो यहाँ से बनेगा 45,000। कट करेंगे 3 0 3 0, 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स, 45 15 टाइम्स, 4:15। आंसर हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड द एवरेज सैलरी ऑफ ए बी एंड ई। डिफरेंस फाइंड आउट करना हमने एक्सपेंडिचर है जो डी का, उसका एवरेज जो सैलरी है ए बी और ई की उसके साथ। तो देखिए एक्सपेंडिचर डी का 47,250 और जो सैलरी आएगी ए बी और ई का 24,000, बी की 50,000, ई की 40,000। सभी का सम करेंगे 5 + 4 9 + 2 11, तो ये आ गया 11,000 1,14,000 डिवाइड बाई 3। 3 से कट करेंगे 3 टाइम्स 8 टाइम्स, ये आ गया 38,000 और जो एक्सपेंडिचर है वो है 47,250, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया 9,250। आंसर हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड सी इज़ व्हाट % ऑफ द सैलरी ऑफ सी। जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर का ए और सी का वो कितने % है सी की सैलरी का। तो देखिए एक्सपेंडिचर ए का 18,000, सी का 60,000, यहाँ से आ गया 42 और जो सैलरी है सी की वो है 75,000 डिवाइड बाई 75। 100 से करेंगे मल्टीप्लाइड % ए के लिए, कट करेंगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 25 का, 3 से कट करेंगे 42 को 14 पे, तो ये आ गया 56%। आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज़ गिवन है, अब देखते हैं हम क्या पैटर्न लगेगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ बनती हुई नज़र आ रही है कि स्टार्टिंग में 18 और 9 में ये हो गया हाफ, उसके बाद 9 और 9 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 9 और 18 कर दिया डबल। सब देखिए पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कि हाफ से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 से डबल किया है, उसके बाद 1 से किया और फिर 2 से, ये भी डबल है, तब क्या होगा 2 का डबल 4, 4 से करेंगे 18 का मल्टीप्लाई 72। आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगर सीरीज़ को तो इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली तो सीरीज़ नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो अब हम डिफरेंस लेंगे 121 और 125 + 4, 125 और 117 माइनस का यहाँ पे आएगा 8, 117 और 129 प्लस का 12, 129 और 113 यहाँ से आएगा माइनस का 16। तो अब देखिए पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें डिफरेंस में कि 4 4 के गैप से अल्टरनेटिवली इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब -16 है। अब आगे क्या होगा प्लस का 20 ऐड करेंगे 133। आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 3 4 7.5 17 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं अगर सीरीज़ को हम स्टार्टिंग में डिक्रीज़ हुआ उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ भी बड़ा फास्ट हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होगा कोई ना कोई। देखते हैं लगा के। तो देखिए 3 और 4 पे लगाएं अगर हम मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ऐड कर दिया उसमें 1, उसके बाद 4 और 7.5 देखिए मल्टीप्लाई करें अगर हम 1.5 से 6 बनेगा, प्लस कर दिया 1.5। पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो देखिए 5 और 3 हाफ किया 2.5 प्लस कर दिया उसमें हाफ, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं। तब देखिए हाफ हुआ, उसके बाद 1 1.5 यहाँ पे 2 होगा और लास्ट में होगा 2.5 से मल्टीप्लाई प्लस 2.5, 17 का डबल 34 और उसका हाफ, ये बन जाएगा 42.5, उसमें ऐड करेंगे 2.5, तो ये बनेगा 45। ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 71 91 133 क्वेश्चन मार्क 315। तो देखिए सीरीज़ को देखने से मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं लग रही है, उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं है, तो अब हम डिफरेंस लेंगे 65 और 71 का। ये आया प्लस का 6, 71 और 91 20, 91 और 133, ये गैप आएगा 42 का। एक और बार डिफरेंस लेके देखते हैं अब 6 और 20 का, तो ये आया 14, 20 और 42, ये गैप आएगा यहाँ से 22। तब देखिए 14 और 22, ये गैप आ गया 8 का। अब इसी को अगर हम कंटिन्यू करें 22 और 8 ऐड करेंगे इसमें 30, 42 में ऐड करेंगे हम 30, तो यहाँ से 72, इसका मतलब हमें 72 ऐड करना है 133 में, तो ये नंबर बनेगा 205। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 99 135 178 228 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सीरीज़ को देखने से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं नज़र आ रहा है, उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो हम डिफरेंस लेंगे 70 और 99 का 29, 99 और 135, 36 का गैप आ गया 135 और 178,
तो यहाँ से गैप आएगा 43 का, 178 और 228, ये गैप आ गया 50 का। सब देखिए हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो डबल डिफरेंस है वो सभी का सेम आ रहा है, 7 और 7 ही आ रहा है, आगे भी यहाँ पे भी 7 आ रहा है। तब देखिए 7 ही ऐड करेंगे 50 में, 57 हमें ऐड करना है 228 में, तो यहाँ से नंबर आएगा 285, आंसर हमारा ऑप्शन ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैंक डिपॉजिट ऑफ रमन इज 100% मोर देन दैट ऑफ अमन एंड 75% मोर देन दैट ऑफ जतिन। रमन डिपॉजिट आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ अमन एंड जतिन टुगेदर। बैंक डिपॉजिट जो है रमन का वो 100% ज़्यादा है अमन से और 75% ज़्यादा है जतिन से। हमें फाइंड आउट करना है कि जो रमन का डिपॉजिट है वो कितने परसेंट है अमन और जतिन के टोटल डिपॉजिट से। करते सॉल्व इसको। तो देखिए रमन और अमन के लिए, रमन का अमन से 100% ज़्यादा है, तो यहाँ से बनेगा 1:2, और जतिन के साथ 75% ज़्यादा है रमन का, तो ये बन जाएगा 4:7। और अब कंबाइन करेंगे, देखिए 8:14:7। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि रमन का डिपॉजिट कितने परसेंट है टोटल डिपॉजिट जो है अमन और जतिन का टुगेदर। तो देखिए रमन का है 14, अमन और जतिन का हो जाएगा 15, सो 14/15 परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट करेंगे 5 से, 15 को 3 टाइम्स, 100 को 20 टाइम्स, सो ये बनेगा 280/3। डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखिए 9 टाइम्स, 10/3, 3 पे 1/3%। ऑप्शन हमारा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफिशिएंसी ऑफ करण, रजत एंड प्रभु इज इन द रेशो 4:2:3। They work on a project such that for first 10 days Rajat and Prabhu work together and for rest of the days Karan and Rajat work together. The project took a total of 18 days. How long will Rajat alone take to finish the project? एफिशिएंसी का रेशो गिवन है हमें करण, रजत और प्रभु का 4:2:3। वो एक वर्क करते हैं मिलकर फर्स्ट 10 डेज तक, तो उस पर रजत और प्रभु वर्क करते हैं और बाकी बचे हुए दिन करण और रजत वर्क करते हैं, और वर्क कंप्लीट हो जाता है 18 डेज़ में। हमें फाइंड आउट करना है कि रजत अकेले उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो अब देखिए रेशो गिवन है हमें करण, रजत और प्रभु की एफिशिएंसी का 4:2:3। अब देखिए फर्स्ट 10 डेज तक रजत और प्रभु दोनों की एफिशिएंसी का सम 5, 10 डेज तक वर्क किया, वर्क हो गया 50 यूनिट्स। इसके बाद बाकी बचे हुए दिन, टोटल वर्क हुआ 18 डेज़ में, बाकी दिन होंगे 8 डेज़। 8 डेज तक किया करण और रजत ने, 6 × 8, ये आ गया 48। दोनों का सम करेंगे 48 + 50, 98 टोटल वर्क, डिवाइड बाय रजत की एफिशिएंसी 2, टाइम लगेगा रजत को 49 डेज। आंसर हमारा ऑप्शन ए। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।